नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नव वर्ष की शुरुआत हो चुकी है 2025 अतः आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएँ, शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होगा। चलिए आज हम बात करेंगे बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में एक बहुत बड़े लूप होल्स कहिए या फिर उसे भ्रष्टाचार कहिए या भीतर-भीतर चल रहे इस नियुक्ति प्रक्रिया कई मायाजाल कहिए, जो भी कहिए, आप स्वयं एनालिसिस करिएगा कि किस लेवल का भ्रष्टाचार हो रहा था और अगर ये भ्रष्टाचार इसे नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अमूमन भ्रष्टाचार किसे कहते हैं? अगर कोई गेम्स हो रहा है, उस गेम के रूल्स सब पर एक ढंग से अप्लाई हो रहे हैं और किसी विशेष विद्यार्थी, किसी विशेष कॉम्पिटिटर पर अलग ढंग से गेम का रूल अप्लाई करते हैं, जो कि नियमों को ताक पर रख कर के, तब तो यही तो भ्रष्टाचार है। तो आज हम देखेंगे कैसे ये नियमों को ताक पे रख कर के किसी-किसी विद्यार्थी, किसी-किसी अभ्यर्थी को इन्होंने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। क्या दिया है? चलिए आज हमें एक ईमेल प्राप्त होता है। ये ईमेल है सुनीता भटनागर जी का। सुनीता भटनागर जी के ईमेल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील होती हैं जो कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएँगे। अच्छा सुनीता भटनागर जी ने किसे मेल किया है? तो इन्होंने मेल किया है bsvc.education@bihargovernment.in मतलब इन्होंने आयोग को ईमेल किया और कार्बन कॉपी में हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को ईमेल किया। सेक्रेटरी एजुकेशन ऑफ बिहार मतलब बिहार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको किया। इसके बाद एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को किया और साथ ही साथ ये वीसी एट द रेट पटना यूनिवर्सिटी वीसी को इन्होंने मेल किया पटना यूनिवर्सिटी को, रजिस्ट्रार को ईमेल किया इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के ही। इतने लोगों को इन्होंने मेल किया है सुनीता भटनागर जी ने। हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को भी इन्होंने ईमेल किया तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल ने इनके मुद्दे की गंभीरता को देखा। इसके बाद लगा कि ये पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें आनी चाहिए। देखिए इसमें इन्होंने सब्जेक्ट में क्या लिख रहा है बीएसयूएससी द्वारा गणित विषयों में नियमों का उल्लंघन कर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन के संबंध में। देखिए ये जिस एक विषय की बात कर रही है वास्तव में यह मामला केवल एक विषय में नहीं हो सकता है, बहुतों में हुआ होगा। चूंकि पब्लिक डोमेन में चीजें आती नहीं है तो चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब एक दो अभ्यर्थी के संग आप ऐसा करे हैं या किए हैं तो सबके संग ऐसा नहीं किए होंगे, बहुतों के संग ऐसा नहीं किए होंगे, इसकी क्या गारंटी। चलिए देखते हैं क्या इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला है इसमें। आप इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि महोदय कृपया आप निम्नांकित पीडीएफ को ध्यान से देखें। मैथमेटिक्स का एक ऐसा कैंडिडेट जो कि आपके अर्थात बीएसयूएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट प्रकाशन की सूची में दूसरे स्थान पर है। मतलब यह रिजल्ट प्रकाशन की सूची में सेकंड टॉपर है। अच्छा, जिसका चयन पटना यूनिवर्सिटी में किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात, इसीलिए शायद इन्होंने पटना के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को ईमेल भी किया है। जब यह व्यक्ति 2018 में पीएचडी ही कंप्लीट किया है, तब आप इसको पीएचडी के दरमियान का एक्सपीरियंस पर अंक कैसे दिए हैं? दूसरे प्रतिभागियों को तो पीएचडी के दौरान के शिक्षण अनुभव पर अंक दे ही नहीं रहे हैं। महोदय, एक ही नियुक्ति प्रक्रिया में विभिन्न प्रतिभागियों के साथ अलग-अलग मापदंड या नियमों की घोर अनियमितता को प्रदर्शित कर रहा है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार के दोहरे मापदंड को न अपनाएं एवं अपने भूल-चूक को सुधार कर रिजल्ट में संशोधन करें। ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं? आप एक चीज़ समझिए, इस नियुक्ति प्रक्रिया में जो एक्सपीरियंस का अंक था, एक्सपीरियंस का जो वेटेज था, बहुत ज़्यादा वेटेज था। एक्सपीरियंस पर 10 अंक दिए जा रहे थे। आप देख पा रहे हैं इस नियुक्ति प्रक्रिया की जो नियमावली है सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें आप पाते हैं तो देखिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में तो सबको अगर 60% है तो सबको कॉमन कॉमन अंक मिल रहा था। पीएचडी अगर कोई है तो उनको 30 नंबर, नेट जेआरएफ है तो 7 नंबर, नेट है तो केवल 5 नंबर और अगर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, स्लेट वगैरह तो उनको 3 नंबर। इधर आप नीचे आते हैं 7.7 में तो यहाँ पे आपको 6 में सॉरी, तो आप देख रहे हैं टीचिंग या पोस्ट डॉक्टोरल एक्सपीरियंस के लिए 2 मार्क्स फॉर 1 ईयर और 10 अंक दिए जा रहे हैं। और इस पर जो आयोग द्वारा नंबर दिया जाता था, पीएचडी के बाद के अनुभव पे नंबर दिया जाता था, न कि पीएचडी के ड्यूरेशन के समय। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आयोग ही अपने आरटीआई के जवाब में कह रहा है। आपको थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, पीएचडी के समय के दरमियान का क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे नेट जेआरएफ एप्लीकेंट होते हैं, वो पीएचडी करते हैं, उस दरमियान उनको क्लासेस भी लेना होता है, एज़ ए फैकल्टी की तरह। तो कल को वो फैकल्टी वाला एकेडमी ये एक्सपीरियंस बनवा के लेते आएँ और उनके फिर एक्सपीरियंस को काउंट हो जाए। तो ये चीज़ आयोग के द्वारा काउंटेबल नहीं है, काउंट नहीं किया जा रहा है पीएचडी के दरमियान या पीएचडी के पूर्व के अनुभव को। ये खुद कह रहे हैं। कैसे कह रहे हैं आप देखिएगा। तो चलिए अब हम जो है इनकी जो पीडीएफ है उसको हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे
इन्होंने मेल के साथ-साथ एक पीडीएफ अटैच किया है। इस पीडीएफ में सारी चीज़ों के बारे में आपको स्पष्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखती हैं टू द सेक्रेटरी बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन पटना। ये सेक्रेटरी साहब को लिख रहे हैं बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन को, जो कि आयोग है के सचिव हैं, जिनके माध्यम से नियुक्ति प्रक्रिया का पूरा संचालन देखा जा रहा है। इन्होंने ईमेल यूआईडी नंबर लिखा हुआ है। इस यूआईडी नंबर में AMA 040 ये देख रहे हैं यूआईडी नंबर है, और हिज सिलेक्शन एट पटना यूनिवर्सिटी। ये मिस्टर अमरनाथ कुमार का इन्होंने यूआईडी नंबर लिखा हुआ है। हम देखते हैं, रिजल्ट भी देखेंगे कि क्या मिस्टर अमरनाथ कुमार रियल में सेकंड टॉपर हैं। चलिए हम थोड़ा-सा पहले वो देख लेते हैं, इसके बाद ही इधर की ओर आते हैं। ये देखिए, ये है मैथमेटिक्स की रिजल्ट निकल चुकी है, जो कि 30/7/2024 को निकल रहा है। देखिए, आप कहेंगे कि इतनी पुरानी चीज़ों को आप क्यों लेकर के आ रहे हैं? आयोग इतने बड़े-बड़े स्तर का भ्रष्टाचार कर रहा है, इन चीज़ों पर रिवील होने में, पर्दा उठने में देर तो लगेगी ना। और अभ्यर्थी सोचिए, कितने गोपनीय-गोपनीय दस्तावेज़, कितने मशक्कत से निकाल कर ले आते होंगे, तो ऑब्वियसली ये समय तो लगेगा ही। देखिए, इसमें हम दूसरी पायदान पे आते हैं, ये मैथमेटिक्स का ही रिज़ल्ट आप देख पा रहे हैं, मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट है, ओके। अब इसमें हम दूसरे पायदान पे आते हैं, तो देखिए अमरनाथ कुमार आप देख पा रहे हैं, ये अमरनाथ कुमार, ये सेकंड टॉपर एक तरह से हैं, पटना यूनिवर्सिटी में इनका सिलेक्शन हुआ है। अब इनके बारे में क्या ये अपने ईमेल के पीडीएफ में कह रही हैं, चलिए हम देखते हैं। ये कह रही हैं कि इनको एकेडमिक में 66 नंबर दिया, टीचिंग एक्सपीरियंस में 10, रिसर्च पेपर में 10 और इंटरव्यू में 11 नंबर दिया। टोटल 97 मार्क्स कमीशन के द्वारा अलॉट होते हैं। ठीक है? और मिस्टर अमरनाथ कुमार के बारे में आगे क्या कह रही हैं कि जबकि इन्होंने थीसिस सबमिशन 2014 में किया, वाइवा इनका 2018 में होता है, 16/3/2018 जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और इनकी डिग्री अवॉर्डेड होती है 24/5/2018 को। तो जब इनकी वाइवा ही 2018 में होती है, यानी नोटिफ़िकेशन उसी समय रिलीज़ होता है 2018 में, तो पीएचडी के दरमियान या पीएचडी के पूर्व का तो अनुभव आप ले ही नहीं रहे हैं। तो फिर इस अभ्यर्थी को आपने 10 अंक कैसे आवंटित किया? प्रत्येक वर्ष का आप 2 अंक दे रहे हैं। ठीक है? तो 10 अंक तो फिर इस अभ्यर्थी का बनता ही नहीं है। फिर आपने इसको कैसे 10 अंक दे दिया? अच्छा, इसके अगले हम देख रहे हैं पेज में, इन्होंने ये आरटीआई का जवाब लगा रखा है। ये देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा आरटीआई का जवाब दिया गया है। ये देखिए, अमरनाथ कुमार को ही आरटीआई का जवाब दिया गया है। इन्होंने गोपनीयता का हनन ना हो, इसलिए अमरनाथ की चीज़ों को, डिटेल्स को यहाँ हाइड कर दिया है। यहाँ पे देखिए, इनको अकादमिक में कुल 66 अंक दिए जा रहे हैं। साक्षात्कार में 11 अंक दिए जा रहे हैं। मतलब ये आयोग कह रहा है कि इनको साक्षात्कार में 11 अंक दिया, अकादमिक में 66 अंक। शोध आलेख मतलब रिसर्च पेपर में देखिए संख्या 5 है, यानी 5 रिसर्च पेपर को इनको कुल 10 अंक दिया गया। शिक्षण अनुभव, जो कि इन्होंने 3 जगह का शिक्षण अनुभव लगा रखा है, जिस पर कि इनको कुल 10 अंक आवंटित है। यानी इनको टीचिंग एक्सपीरियंस आपने 10 अंक दे दिया, जबकि इनकी पीएचडी आपने खुद देखा, इन्होंने लिख रखा है 2014। अच्छा, इसका क्या प्रमाण है? तो देखिए, इन्होंने वीर कुँवर सिंह यूनिवर्सिटी से जो इन्होंने पीएचडी किया, उसका नोटिफ़िकेशन भी इन्होंने लगा रखा है। अब आप कहेंगे क्यों देर हो रही है? इतनी देर बाद क्यों ये चीज़ें आ रही हैं? इतने गोपनीय-गोपनीय दस्तावेज़ को अगर यह अभ्यर्थी लेकर आई हैं, तो ऑब्वियसली ये देर तो लगेगा। देखिए, इसमें सूचना में ये अमरनाथ कुमार के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इनके डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देखिए क्या है, 11/12, ठीक है? पीएचडी सबमिशन 2014 में कर रहे हैं और इनका वाइवा 2018 में हो रहा है। यानी जब तक आपकी वाइवा नहीं हो जाती है, तब तक आपकी पीएचडी एथिकल तौर पे नहीं मानी जाती है कि आप पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं, और उस दरमियान का टीचिंग एक्सपीरियंस को तो आप काउंट कर नहीं रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे हो गया कि आपको जो है पी एक्सपीरियंस का नंबर मिल रहा है? आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए अनुभव पर इनको 10 अंक दिया गया है, जबकि इनकी पीएचडी देखिए 2018 में कंप्लीट हुई है। अच्छा, क्या इसका ठोस प्रमाण है कि आयोग कुछ ऐसा कह रहा है कि पीएचडी के दरमियान के काउंट नहीं किए जाते हैं? इस अभ्यर्थी ने एक दूसरी भी आरटीआई लगा रखी है, आयोग की है। ये अब जिसको भी इन्होंने सेवा में इसको इन्होंने हाइड कर रखा है, जिसको भी इन्होंने सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत इन्होंने सूचना दी है। क्या दी है भाई? उपयुक्त विषय प्रासंगाधीन आपके सूचना आवेदन दिनांक 7/9/2024 के संदर्भ में मांगी गई वांछित सूचना निम्नवत है। क्या दे रहे हैं? कि आपके द्वारा समर्पित शिक्षण अनुभव पर पत्र पर श्रमविच्छा के क्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा 4.96 अंक दिया गया। मतलब ये जो भी अभ्यर्थी को आरटीआई का जवाब दिया गया, इसमें कह रहा है कि इनको 4.96 अंक दिया गया। साथ ही एक्सपीरियंस काउंटेड आफ्टर द अवार्ड ऑफ पीएचडी का उल्लेख किया गया है। मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट यहाँ क्या कर रहे हैं कि आपकी एक्सपीरियंस कब काउंट होगी? आफ्टर अवार्ड ऑफ पीएचडी। मतलब इस अभ्यर्थी ने, जिसको इन्होंने आरटीआई का जवाब दिया है, इन्होंने अपनी एक्सपीरियंस जो है पीएचडी के पूर्व का या पीएचडी के दरमियान का लगा रखा होगा। लेकिन इनकी एक्सपीरियंस कब आप काउंट करें? पीएचडी के बाद का।
एक्सपीरियंस काउंटेड आफ्टर द अवार्ड ऑफ पीएचडी। तो जब यहाँ पे एक अभ्यर्थी को आरटीआई में आप जवाब में देते हैं कि आपकी पीएचडी एक्सपीरियंस पीएचडी के बाद का काउंट होगा, तो फिर इसी सेम अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी के संग दोहरा मापदंड क्यों? इसको आपने कुल 10 अंक कैसे आवंटित कर दिया? यह तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नेट जेआरएफ हैं और पीएचडी कर रहे हैं। नेट जेआरएफ के दरमियान वो पढ़ाते हैं फैकल्टी के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर तो नहीं कहे जाते हैं, लेकिन एज ए फैकल्टी की ही तरह वो पढ़ाते हैं। कल को वो टीचिंग एक्सपीरियंस लेकर के आ गया, तो आप उसको भी अंक दे देंगे? क्योंकि टीचिंग पीएचडी के दरमियान वो पढ़ाए हैं भाई, आपको तो अंक फिर देना पड़ेगा अगर इस तरह कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? एक अभ्यर्थी को अंक दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं। ये दोहरा मापदंड आप क्यों अपना रहे हैं? यही तो है भ्रष्टाचार। अगर अमरनाथ कुमार को अंक मिला है तो सबको मिलना चाहिए, और अगर सबको नहीं आप दिए हैं तो फिर अमरनाथ को आपने कैसे दे दिया? तो यहाँ पे गलती अभ्यर्थी की नहीं है, मैं अमरनाथ जी पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सारा का सारा यहाँ जवाबदेही आयोग की होती है कि आयोग क्या कर रहा है, इस तरह के दोहरे मापदंड क्यों अपना रहा है। एक अभ्यर्थी को आप अंक दे रहे हैं एक्सपीरियंस का, एक अभ्यर्थी को अंक नहीं दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा लूप होल्स है। और यही नहीं प्रिय साथियों, आने वाले समय में आपको 1 से 2 दिन बाद और भी बहुत ब्लंडर ब्लंडर आपको भ्रष्टाचार दिखाने वाला हूँ, जो कि आयोग के द्वारा किया गया है। आयोग के द्वारा ही नहीं, उसमें कहेंगे उसमें कई स्तरों पर वो भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छी बात ये है कि आप लोगों द्वारा जो हायर एजुकेशन वर्ड को कार्बन कॉपी में ईमेल आईडी लगा दिया जाता है, इससे हमें भी सूचनाएं मिल पाती हैं, ताकि हम पब्लिक डोमेन में आपकी चीज़ों को रख पाते हैं, सब जान पाते हैं। आने वाले समय में आपके समक्ष मैं लेकर के यह इन्फॉर्मेशन आने वाला हूँ कि तमाम विश्वविद्यालयों द्वारा जो शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कॉलेजों से एक्सपीरियंस का लेटर मांगा गया है कि आपने किसको-किसको एक्सपीरियंस बना के दिया है, उसमें कितने बड़े-बड़े भ्रष्टाचार नज़र आ रहे हैं, आप खुद देखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, लेकिन इस वीडियो में तो आपने देखा ना कैसे डबल स्टैंडर्ड आयोग अपना रहा है, यानी चेहरा देख-देख करके अनुभव का अंक दे रहा है। यह तो बहुत गलत है। सुनीता भटनागर जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह की चीज़ों को यहाँ पे पब्लिक डोमेन में उजागर की, ताकि सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो, और उम्मीद करते हैं कि इस पे आने वाले समय में एक्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यह ईमेल आयोग को तो किया ही गया है, साथ-साथ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वाइस चांसलर पटना यूनिवर्सिटी के, रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी के। अगर इतने ईमेल के बावजूद भी अगर कोई एक्शन नहीं होता है, कोई संशोधन नहीं होता है, तो फिर मान के चलिएगा कि सरकार अंधी, गूंगी, बहरी है, जो कि सदा ऐसे ही चलते आया और ऐसे ही चलते रहेगा। फिर सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं। तो चलिए आने वाले समय का इंतजार करिए, देखिए आने वाले वक्त में क्या होता है। कोई इस तरह के संशोधन या ऐसी सूचनाएं निकल के आती हैं अथवा नहीं, ऐसे ही ठंडे बस्ते में रह जाता है। अच्छा, यह सब चीज आप पर भी निर्भर करता है। आप सूचनाओं को देख करके बस चुपचाप बैठ जाते हैं। आप इसे अधिक से अधिक सर्कुलेट करिए, वायरल करिए, तभी तो इस तरह के घटनाक्रम उजागर होंगे। अन्यथा आप बस अपने तक देख करके इसे मात्र एक इन्फॉर्मेशन समझ करके केवल सूचना भर मात्र इसे बना के रखेंगे, तब तो फिर कहीं से कोई संशोधन ना होगा, ना ही कोई इस तरह की भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें उजागर होंगी। तो ये आप पर निर्भर करता है, आप इसे किस रूप में उजागर करते हैं, इसे कितना ज़्यादा सर्कुलेट करते हैं। तो आप पर मैं छोड़ता हूँ, यह निर्णय आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हैं? इसी तरह भ्रष्टाचार होते रहे अथवा इसमें संशोधन हो? चलिए, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को आप आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर नए आप प्रतिभागी हैं, नए स्टूडेंट हैं, नए स्कॉलर हैं, आने वाले समय में नई नियुक्ति के एप्लीकेंट बनने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सच के साथ सच की चीज़ें दिखाता है। और अगर किसी भी अभ्यर्थी की दुविधा हो या किसी भी अभ्यर्थी के डाउट्स हों, तो हायर एजुकेशन वर्ल्ड 2022@gmail.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सीधे आपकी सूचनाएँ मुझ तक पहुँचेगी, हायर एजुकेशन वर्ल्ड तक पहुँचेगी। चैनल को आखिर तक बने रहें, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।